विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जब बहुत जोड़ तोड़ करके अपना जो गठबंधन बनाया था उसका नाम इंडिया INDIA किया था। पूरा का पूरा जो उनका स्वरूप था यूपीए वाला था, वही लोग थे, वही चिंतन था, वही विचार था, वही कार्य पद्धति थी, वही नेता थे और नाम रखा INDIA। उस समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंडियन मुजाहिदीन हो या ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब के साथ भी यही नाम जुड़ा था। आज हम देखते हैं कि विपक्षी दलों ने जो नामकरण किया था उसको खुद ही उस नाम को एक तरह से हास्यास्पद बना दिया है। केवल विधानसभा के कुछ राज्यों के चुनाव जो हुए उसी में इनकी असलियत सामने आ गई और ये जो इन्होंने अपने लिए शब्द गढ़ा था उसको एक तरह से इन्होंने ही उसकी महिमा गिरा दी है, उसको हास्यास्पद पूरे देश के सामने बना दिया है। चुनाव के पहले से इनके बीच का जो स्वार्थ है, इनके बीच में जो तनाव है, प्रतिस्पर्धा है, महत्वाकांक्षा है, मुद्दों का अभाव है, ये सब सामने आ गया। क्योंकि एक नकारात्मक विचार को लेकर ये गठबंधन बनाया गया था, केवल एक विचार कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना है। किस तरह ये इनको समझ में नहीं आ रहा था। अन्य जो मुद्दे उठा रहे थे, ये बेरोजगारी है, महंगाई है, तो जो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ क्या स्थिति है उस पर भी बात आएगी, वो भी बात करनी पड़ेगी, लेकिन उसी विषय में वो आगे नहीं बढ़े। तो इनको समझ में आया कि जातिगत जनगणना ये सबसे श्रेयस्कर मुद्दा होगा और इसी पे ये अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे। और ये मुद्दा भी उन्होंने एक खिसियाहट में उनको हाथ लगा था। विगत 9 वर्षों में ये कभी किसी के ध्यान में नहीं आया। जब ये सत्ता में था तब ये ध्यान मुद्दा नहीं आया। तो खिसियाहट तब उत्पन्न हुई जब 27 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों से संसद में महिलाओं को आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ और वो कानून बना। और इसके में केवल 2 दिन लगे, जबकि 27 वर्षों तक इसके यही जो इंडिया अलायंस के नेता थे उन्हीं में जो लोग कहते थे कि ये विधेयक महिला आरक्षण का कभी पारित नहीं होने देंगे, ये संकल्प था। और ये देखते रह गए, सरकार की योजना रचना ऐसी थी कि ये विधेयक पारित हो गया। इसके बाद इन्हें लगा कि मुद्दा हाथ से निकल गया, तब इन्होंने उठाया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री जो इस समय RJD के इशारों पर चल रहे हैं, व्यथित हैं, बहुत दबाव में हैं, उन्होंने सबसे पहले जातिगत जनगणना करा भी दी। अब देखिए किस तरह ये गठबंधन हास्यास्पद हो रहा है। ये जनगणना कराने के बाद से नीतीश कुमार कहाँ हैं, किस तरह के अनर्गल बयान देने के बाद लगा कि उनकी कोई तबीयत खराब है। अब तो ये संदेह भी होने लगा है। जीतन राम मांझी से लेकर अनेक नेता कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर है नीतीश कुमार, उनके स्वास्थ्य के संबंध में बुलेटिन जारी होना चाहिए। ये गंभीर विषय है। एक तरह से संवैधानिक संकट की तरफ बिहार बढ़ रहा है। और ये स्थिति इस कारण हुई कि जातिगत गणना के बाद जो रिजल्ट आया है तो उससे RJD का दबाव नीतीश कुमार पे बहुत बढ़ गया है। जिन लोगों ने दशकों तक MY समीकरण बना के शासन किया है, उनकी मानसिकता में कोई बदलाव संभव नहीं है। और नीतीश कुमार को ये संदेश देने का काम किया गया कि अब उनको भी अपनी स्थिति समझ लेनी चाहिए। उनके पास न वोट बैंक है और न उनकी पार्टी के भीतर अब ये JDU में विश्वास बचा है कि नीतीश कुमार के नाम पे कोई जीत सकता है। ये जातिगत गणना है। ये दोहरा स्वरूप इन नेताओं का सामने आया है। राहुल गांधी प्रत्येक सभा में कह रहे थे जातिगत जनगणना कराएंगे, और जो संदेश मतदाताओं ने दिया है वो एक बहुत ही समाज को जोड़ने वाला, समाज की उन्नति के लिए एक सकारात्मक संदेश देने वाला ये जनादेश है। तेलंगाना पे ये कांग्रेस संतोष कर सकती है, क्योंकि 2 बुराइयों में से जब एक का चयन करने की बात आई तो सामने कांग्रेस ही थी, ये बात सच है।
लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के सीटों में 8 गुना और मत प्रतिशत में 2 गुना वृद्धि हुई है। 14% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े हैं और यह जो उनका आधार है, इस पे हम कल अंदाज लगा सकते हैं कि एक वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का तेलंगाना में भी काम होगा, जिस प्रकार का तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अन्नामलाई जो काम कर रहे हैं, एक विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं, उसी तरह का ये यात्रा हैदराबाद और तेलंगाना तक बढ़ती जाएगी, इसका भी विश्वास रखना चाहिए। आज हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और कम्युनिस्टों को सब बहुत पीछे छोड़ के आज सीधे सीधे ममता बनर्जी के सामने चुनौती पेश करना शुरू कर दिया है और लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में ये देखा भी गया है। तो एक जो बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ से वो पूरी तरह निकल गया है, वो जातिवाद का था। अनेक जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका पूरा का पूरा अस्तित्व, सत्ता में रहने के बाद उनका आचरण, ये सब जाति पे आधारित था, उसकी कलई सामने आ चुकी है और जनमानस उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। फिर तुष्टीकरण का मुद्दा, उसको भी नकारने का काम किया गया है। जिस प्रकार से राजस्थान की सरकारें चल रही थी, छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही थी और जो स्थिति 15 महीने के लिए कमलनाथ ने वहाँ पे मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये कह सकते हैं कि वो पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ, विपक्षी पार्टियां आज भी वही जातिवाद, तुष्टीकरण, इसी में लगी हुई। नए नए नेता हैं, नई पीढ़ी के नेता हैं, लेकिन देश की राजनीति में जो बदलाव हो रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस बदलाव को समझने में ये असमर्थ हो रहे हैं। जनमानस के मिजाज में बदलाव आया है। अब वो जातिवाद से ऊपर उठ के वोट कर रहे हैं कि कहाँ तुष्टीकरण हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है, जातिवाद का विरोध हो रहा है, भ्रष्टाचार का विरोध हो रहा है। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं, इसमें युवा नेता हैं, कई अपनी अपनी पार्टी में उत्तराधिकारी बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये सब नेता आज वहीं सिमटे हुए हैं विपक्ष के, जिसमें केवल जातिवाद के और तुष्टीकरण के समीकरण बना ले, इसी के आधार पर सरकार बनाना, इसी के आधार पर पार्टी को चलाना, यही राजनीति में वो पड़े हुए हैं। लेकिन उनको मतदाताओं के बदलते हुए मिजाज को समझने की आवश्यकता है, जिसको समझने में वो असमर्थ हैं। आज भी वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। सत्ता में थे तब उनको ध्यान नहीं आया। अब पूरे पूरे अपने जो दशकों के, कोई 15 साल शासन में रहा, कोई 20 साल रहा, कोई 70 साल रहा, कोई 60 साल रहा, आप ये कहना चाहते हैं कि हम उनमें खुद असफल हो गए। क्यों असफल हो गए? क्योंकि उनके जातिगत जनगणना के आंकड़े उनके पास नहीं थे, इसलिए असफल हो गए। तो निश्चित ही एक अदूरदर्शिता का परिचय भी दिया है इंडिया अलायंस ने, और भविष्य के प्रति ये लोगों को आशान्वित करने में भी विफल रहे हैं। भविष्य की कोई कार्य योजना नहीं बना पाए हैं और इनका जो पिछली राजनीति है उसी में जकड़े रहना निश्चित रूप से इनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इनके अंदर तो इतने, अब कुछ महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव के, उसमें बदलाव तो संभव नहीं है। जो पिछले 10 वर्ष से ये लोग राजनीति कर रहे हैं, उसमें क्या बदलाव संभव होगा? बदलाव करेंगे भी तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। और जो फ्री बांटने का था, आम आदमी पार्टी के दशा देख लीजिए, तीनों राज्यों में झड़ी लगाती थी। कांग्रेस तो 15,000 रुपये हर महीने को महिलाओं को देने की बात कर रही थी, हर महीने किसी ने विश्वास नहीं किया। तो नरेंद्र मोदी की गारंटी पे जो विश्वास किया है, तो ये तो विधानसभाओं की स्थिति थी। लोकसभा का जब चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी की गारंटी ही सर्वाधिक प्रभावशाली होगी। और अभी से लोकसभा चुनाव का भी अनुमान लगाना कोई कठिन नहीं रह गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार अगर पिछली बार से भी अधिक सीटें लाती है तो इसमें किसी प्रकार का कोई अविश्वास नहीं होना चाहिए, ना इसमें कोई आश्चर्य की बात होगी।